तो पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोग गांधी जी का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने गांधी जी के जीवन परिचय, गांधी जी के व्यक्तित्व पर एवं चिंतन पर किनका प्रभाव पड़ा, गांधी जी के ग्रंथ, अर्थशास्त्र के उद्देश्य, आर्थिक नियम, व्यक्तिवाद, मानव और आर्थिक मानव, वर्णाश्रम आदि अनेक बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम गांधी जी के ही द्वारा दिए गए ट्रस्टीशिप अर्थात प्रन्यास सिद्धांत से प्रारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम प्रन्यास सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। प्रन्यास सिद्धांत, जैसा कि हमें पता है, गांधी जी की मौलिक देन है। यह समाजवाद की प्राप्ति का अहिंसक मार्ग है। अहिंसा व त्याग की भावना पर आधारित इस सिद्धांत का आधार ईसोपनिषद है। ईसोपनिषद के प्रथम सूत्र की विस्तृत व्याख्या गांधी जी ने प्रस्तुत कर प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप है वह समस्त ईश्वर में व्याप्त है। ईश्वर को साक्षी रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो। इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है अर्थात किसी का भी नहीं है। गांधी जी ने इस श्लोक पर जो भाष्य प्रस्तुत किया वह अपरिग्रह में उनकी आस्था को दर्शाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, अतः तुम्हारा भी कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जो कुछ भी है उसका ईश्वर निर्विवाद रूप से स्वामी है और उस पर कोई आपत्ति भी नहीं उठा सकता। जो वस्तु व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है उन पर व्यक्ति का स्वामित्व है, किंतु इस दशा में भी इसका उपयोग या प्रभाव उत्सर्ग की भावना से होना चाहिए और यह उत्सर्ग या परिहार अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न हो इस व्यस्त जगत में जीवन के केंद्रभूत तथ्य को हम भूल जाते हैं। गांधी जी ने अपने लिए किसी प्रकार की निजी संपत्ति पर अधिकार रखने से इनकार किया। उन्होंने किसी ऐसे विश्व की कल्पना नहीं की जहाँ निजी संपत्ति होगी ही नहीं, किंतु उनके विचार में उतनी ही निजी संपत्ति का होना उचित था जितनी सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक हो, और उससे अधिक के लिए उन्होंने न्यास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने पूंजीपतियों से कहा कि वे अपने को उन लोगों का न्यासी माने जिन पर वे अपनी पूंजी बनाने, धारण करने और बढ़ाने पर निर्भर करते हैं। जिनके पास धन है वे अब अपने धन पर गरीबों की ओर से या समाज की ओर से न्यासी के रूप में अधिकार रखें। न्यासी के रूप में उसे स्वामित्व धारण करने का अधिकार होगा और धन बढ़ाने के लिए वे अपने बुद्धि वैभव का उपयोग कर सकते हैं, किंतु अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए बिना शोषण के ऐसा करने दिया जाएगा। उनकी सेवा और समाज के लिए उसका क्या महत्व है, इसे ध्यान में रखकर राज्य कमीशन की दर तय करेगा जो उसे मिलेगा। उत्तराधिकार के संबंध में हालांकि प्रथम न्यासी अपने उत्तराधिकारी का नाम बताएगा, फिर भी राज्य को ही इसे अंतिम रूप देने का अधिकार होगा। गांधी जी के प्रन्यास सिद्धांत की पृष्ठभूमि में केवल दृढ़ धार्मिक विश्वास ही नहीं था, अपितु व्यवहारिकता भी थी।
गांधी जी ये जानते थे कि बलपूर्वक मनुष्य को उनकी संपत्ति का बुद्धि से अलग करने का परिणाम होगा। वर्ग संघर्ष, घृणा, सर्वहारा अधिनायक तंत्र, सर्वशक्तिमान एवं निग्रह, राज्य तथा इसके परिणाम स्वरूप अहिंसात्मक समाज का निर्माण करने की सभी आशाओं का धूल में मिल जाना है। जिन व्यक्तियों ने अपनी विशिष्ट योग्यता के बल पर संपत्ति अर्जित की है, यदि बल द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो उत्पादन काफ़ी घट सकता है। इसका परिणाम होगा तात्कालिक लाभ के लिए भविष्य में होने वाले लाभ को बिल्कुल समाप्त कर देना। अतः उन्होंने बल प्रयोग द्वारा उनकी आय या धन से वंचित करने की अपेक्षा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करने पर बल दिया कि वे न्यासी के रूप में काम करें। मानव प्रकृति से परिचित होने के कारण गांधी जी ने बताया कि धनी व्यक्तियों को यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि उन्होंने न्यायिकता को स्वीकार नहीं किया तो अंततः उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ेगा। उन्हीं के शब्दों में, संपत्ति के वर्तमान स्वामियों को यह अवसर होगा कि वे दो विकल्पों में से एक का चयन कर ले, या तो स्वेच्छा से स्वयं को संपत्ति का न्यासी बना ले या फिर वर्ग संघर्ष का सामना करें। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि यदि संपत्तिधारी लोग और पूंजीपति आवश्यकता से अधिक पूंजी या संपत्ति का समुदाय के हित में समर्पण करने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं हो तो वे यह सुझाव दें कि राज्य ऐसे लोगों की संपत्ति का बलपूर्वक हरण कर लें, किंतु ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि हृदय परिवर्तन के सभी अहिंसक साधन विफल हो गए हों। गांधी जी ने अपने प्रन्यास सिद्धांत को संक्षेप में इस प्रकार से समझाया। न्यायशीलता वर्तमान पूंजीवादी समाजतंत्र को समाजवादी समाजतंत्र परिणत करने का एक माध्यम है। इसमें पूंजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं, किंतु यह वर्तमान पूंजीपति वर्ग को अपने आप को सुधारने का एक अवसर प्रदान करता है। न्यायशीलता का आधार यह विश्वास है कि मानव प्रकृति निश्चित ही सुधारी जा सकती है। न्यायशीलता का सिद्धांत संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता। अगर करता भी है तो सिर्फ उस सीमा तक जिसकी स्वीकृति समाज स्वयं अपने कल्याण के लिए दे। स्वामित्व और संपत्ति के प्रयोग का वैधानिक नियम भी न्यायशीलता के सिद्धांत की परिधि में आता है। इस प्रकार शासन नियमित न्यायशीलता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को समाज के हितों की अवहेलना करने, अपने ही संतुष्टि के लिए संपत्ति पर नियंत्रण रखने और उसका प्रयोग करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। एक न्यूनतम समुचित जीवन यापन आय का जैसे प्रस्ताव है, वैसे ही समाज में किसी व्यक्ति विशेष की अधिकतम आय की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। इस न्यूनतम और अधिकतम आय का अंतर तर्कसंगत और न्यायोचित होना चाहिए और समय समय पर बदलता भी रहना चाहिए। हर परिवर्तन के समय यह प्रवृत्ति होनी चाहिए कि यह अंतर किसी प्रकार कम हो। उत्पादन के स्वरूप का निश्चित सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप किया जाए, न कि किसी व्यक्ति विशेष की सनक अथवा लालच के आधार पर। गांधी जी के न्यायशीलता सिद्धांत के औचित्य व व्यावहारिकता पर आलोचकों ने प्रहार किया तथा इसे गांधी जी का पूंजीपतियों को प्रसन्न समर्थन बताया। गांधी जी ने ऐसे आरोपों को दृढ़ता से प्रतिवाद किया और बताया कि उनका सिद्धांत किसी भी रूप में पूंजीपतियों को प्रतिशत नहीं देता। यह तो वस्तुतः पूंजीवाद के दोषों के निराकरण का समुन्नत नैतिक और विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा, मेरिटोशिप का सिद्धांत कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे काम निकालने के लिए आज गढ़ लिया जाए, अपने मंतव्य को छिपाने के लिए खड़ा किया गया आवरण तो यह हरगिज नहीं है। मेरा विश्वास है कि दूसरे सिद्धांत जब नहीं रहेंगे तब भी यह रहेगा। उसके पीछे तत्व ज्ञान व धर्म के समर्थन का बल देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का बहुत ही मौलिक रूप से वर्णन किया। इसके बाद में बात करते हैं हम विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण गांधी जी का आधारभूत सिद्धांत है। यह समाज के आर्थिक व राजनीतिक दोनों ही संरचनाओं में प्रस्तुत
प्रयुक्त होता है। इसकी विशिष्ट समाजशास्त्री महत्ता है। यह उत्पादकों को प्रबंध में प्रभावी भूमिका संभव कराता है तथा मशीन का मालिक बनाता है, न कि सेवक। यह स्वामित्व के पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। विकेंद्रीकरण गांधी जी के सामाजिक संगठन का आधार है। यह पृथ्वी पर शांति की स्थापना की कुंजी तथा अहिंसक समाज की नींव है। गांधी जी केंद्रीकरण को हिंसा का प्रतीक मानते हैं। इनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीकरण ही शोषण और असमानता का मुख्य कारण है। इनकी मान्यता है कि आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में केंद्रित हो जाने के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग समाज में उपलब्ध योग्यताओं और संसाधनों का शोषण कर लेने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उनके अनुसार समाज के में धनी व निर्धन वर्ग के मध्य खाई का कारण विकेंद्रीकरण ही है। गांधी जी का स्पष्ट मत है कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से आर्थिक प्रणाली में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो सकती है। गांधी जी बड़े पैमाने के उद्योगों के कुछ स्थानों पर केंद्रित हो जाने की अपेक्षा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया। गांधी चाहते थे कि उत्पादन इकाइयाँ आम जनता के घरों तक, विशेष रूप से गांवों तक पहुँचे। ग्रामीण व कुटीर उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोजगार में वृद्धि। लघु व कुटीर उद्योगों के अंतर्गत कुशलता अधिक पाई जाती है, वह उत्पादन लागत कम हो जाती। लघु कुटीर उद्योगों के अंतर्गत उत्पादित वस्तु निम्न कारणों से सस्ती हो जाती है। कोई अतिरिक्त स्थापना लागत नहीं होती। बहुत कम औजारों की आवश्यकता होती है। भंडारणों की कोई समस्या नहीं होती है। उपभोक्ताओं तक वस्तु पहुंचाने के लिए कोई परिवहन लागत नहीं होती। उत्पादन की मात्रा जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। अतः उत्पादन अतिरेक की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती। इन उद्योगों के अंतर्गत प्रतियोगिता में इतनी होने वाली अपव्यय भी नहीं होते। कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों की स्थापना होने पर किसान अपने बेकार समय का सही उपयोग कर सकेगा। वस्तुतः ग्रामीण जीवन के साथ साथ इनका विशिष्ट तारतम्य है। ये उद्योग ग्रामीणों की आय में वृद्धि करेंगे, वह उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करेंगे। इन उद्योगों की स्थापना के माध्यम से जहाँ एक और गाँवों की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, वह दूसरी ओर गाँव आत्मनिर्भर होंगे, आर्थिक इकाई के रूप में भी उभरेंगे। गांधी जी के विकेंद्रीकरण की अवधारणा की राजनीतिक जीवन में भी व्याख्या की है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की। ग्राम स्वराज राम राज्य की प्राप्ति की मार्ग है। गांव आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक पूर्ण इकाई होनी चाहिए। इस ग्राम स्वराज में श्रम और पूंजी के बीच विवादों, सांप्रदायिक दुर्भावनाओं और वर्ग भेद के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि विकेंद्रीकरण द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया को श्रम आधारित बनाकर आर्थिक असमानता को समाप्त कर दिया जाएगा। अहिंसा और प्रेम के आदर्श व्यक्तियों के मन में सांप्रदायिक वैमनस्य के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इसके बाद में बात करते हैं गांधी द्वारा खादी और अर्थशास्त्र की। खादी का गांधी जी के आर्थिक विचारों में विशेष स्थान है। खादी के लिए प्रयुक्त होने वाला माध्यम चरखा इसके साथ अपना विशिष्ट महत्व रखता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का तो यह एक प्रतीक बन गया था। खादी और चरखा गांधी जी के विकेंद्रीकरण का रचनात्मक स्वरूप है, स्वदेशी आंदोलन का आधार है, वह ग्राम स्वराज्य का प्राण है। गांधी जी के खादी के संदर्भ में विचार इतने व्यापक व रचनात्मक कि समग्र रूप से इसे खादी अर्थशास्त्र कहा जाता है। गांधी ने खादी को स्वराज्य का रहस्य व अकाल व सूखे के निराकरण का एकमात्र मार्ग बताया। गांधी जी ने इसे जीवन प्रदाता बताया। उन्हीं के शब्दों में यह ग्रामीणों का नया जीवन व नई आशा प्रदान करती है। यह लाखों भूखे मुंह भर सकती है। यह अकेले ही इसे ग्रामीणों के करीब ला सकती है। यह लाखों लोगों के लिए सर्वाधिक चर्चित शिक्षा है जिसकी आवश्यकता है। यह जीवन प्रदाता है। गांधी जी ने अपने आत्मनिर्भर गांव की प्रथम जो 2 आत्मनिर्भरताएं बताई हुए हैं, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, वस्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, कपड़े के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रत्येक गांव में जहां संभव कपास बोनी चाहिए, वह हर घर में चरखा होना चाहिए, वह खादी का उत्पादन किया जाना चाहिए। गांधी जी ने खादी उद्योग को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की। खादी को ग्रामीण प्रणाली का सूरज से बताया। उन्हीं के शब्दों में चरखा को ग्राम उद्योग का मध्य बिंदु बताया गया था।
गांधी जी ने खादी उद्योग के विकास पर बल दिया और उन्होंने कई उपाय बताए, जिनमें से है प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में कताई विषय अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जाए। उन क्षेत्रों में कपास बोई जानी चाहिए जहां संभव हो और अब तक नहीं बोई गई हो। बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा बुनाई की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों, जिला परिषदों, सरकारों में शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए कताई का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित करें। कारखानों के सूत कारखानों के सूत से हथकरघा उद्योग में बने कपड़े की कीमतों पर नियंत्रण हो। जिन क्षेत्रों में हाथ से बुना हुआ कपड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ कारखाने के कपड़े के उपयोग पर प्रतिबंध हो। सभी सहकारी विभागों में हाथ से बने कपड़े का उपयोग हो। पुरानी कपड़ा मिलों को विस्तार की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। नया कपड़ा मिल खोलने की अनुमति भी प्रदान नहीं की जाए। विदेशी धागे व कपड़े के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस तरह से हम देखते हैं खादी अर्थशास्त्र को गांधी जी ने बहुत ही महत्व दिया और उनका मानना था कि यदि खादी अर्थशास्त्र को भारत में अपना लिया जाएगा तो भारत राम राज्य की ओर बढ़ेगा तथा भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। थैंक यू। आगे हम नए विषय के बारे में बात करेंगे।